नमस्कार। आज हम बात करेंगे 7 सितंबर 2025 को रविवार के दिन पड़ने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आज के इस शो में आपको दी जाएगी। इसमें सूतक काल के बारे में और चंद्र ग्रहण के समय पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका 12 राशियों पे क्या प्रभाव आएगा, वैश्विक स्तर पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कौन कौन से योग संयोग बनने वाले हैं और क्या हमें करना चाहिए। आज के हमारे इस प्रोग्राम में इन सभी बातों को समाहित करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के अंदर जो 7 सितंबर को होने वाला है, ये विशेष क्यों है। देखिए, ये विशेष इसलिए है, पहली बात तो यही है कि ग्रहण कभी भी शुभ नहीं होते, क्योंकि ग्रहण का मतलब ही है कि किसी चीज को ग्रहण करना। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसके अंदर जो राहु है वो चंद्रमा को ग्रहण कर लेता है, यानी खा लेता है, यानी उसकी जो छाया है वो ढक लेती है। तो इसका मतलब साफ साफ बात समझ में ये आ गई कि शुभ तो होते नहीं है। खास बात ये भी देखने की है कि पितृपक्ष के पहले ही पूर्णिमा को, श्राद्ध को और जो है चंद्र ग्रहण की घटना होने जा रही है। और जब पितृपक्ष खत्म होगा उस दिन 21 सितंबर को और आपको सूर्य ग्रहण भी देखने को मिलेगा। ये एक दुर्लभ घटना है। वैसे चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं, लेकिन अगर पितृपक्ष के आरंभ और अंत में ये होता है तो मेरे ख्याल से कई सौ सालों के बाद में ये एक दुर्लभ योग बना है, जो निश्चित रूप से विश्व के लिए, भारत के लिए और इंडिविजुअल हर व्यक्ति के राशि के लिए बहुत मायने रखेगा। सबसे पहले हम ये जान ले कि सूतक काल क्या होता है। तो ग्रहण से 9 घंटे पहले जो है वो सूतक काल लगता है, यानी कि 12:58 पे सूतक आरंभ हो जाएगा। सूतक काल वो होता है जो कि एक अच्छा समय नहीं माना जाता है। और सूतक काल जैसे ही आरंभ होगा, जितने भी हमारे मंदिर हैं, देवालय हैं, उसके अंदर जो भगवान के पट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे ही अगर हमारे घर में मंदिर है तो उसके भी पट बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर घर में मंदिर नहीं है, मूर्ति हमने ओपन में रखी हुई है, तो कोशिश ये करी जाती है कि उन सबके हम अच्छे तरीके से किसी साफ वस्त्र से उनको ढक दे। क्योंकि सूतक काल से लेकर के जब तक, सूतक काल कब तक चलेगा, जब तक कि ग्रहण मोक्ष नहीं हो जाएगा, यानी जो चंद्रमा है वो पूर्ण रूप से ग्रहण के प्रभाव से मुक्त नहीं हो जाएगा। और वो कब होगा तो आपको मैं बता दूं, ग्रहण स्टार्ट होगा वो 9:58 रात्रि को 7 सितंबर को होगा। और मोक्ष काल है वो 1:27 या 1:28, वो यानी मध्य रात्रि। वैसे देखा जाए तो 8 सितंबर की डेट आ जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। तो उसके बाद ही सूतक की समाप्ति होगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि सूतक काल के अंदर नॉर्मली हमें भगवान के किसी भी मूर्ति को छूना नहीं होता है। मंदिर के पट बंद होने चाहिए। कोई भी शुभ मांगलिक कार्यक्रम हमें नहीं करना चाहिए। इसमें स्पेशली आपको नाखून काटना है, आपको बाल की कटिंग करवानी है, या कोई भी शुभ मांगलिक कार्यक्रम इस समय नहीं किया जाता है। स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको भी ध्यान रखना है कि सूतक काल के दौरान जहां तक हो सके जितनी भी नुकीली चीजें हैं, चाहे वो कैंची है, चाहे वो सुई है, चाहे वो चाकू है, काटने की चीजें हैं, वो हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। हालांकि सूतक काल बहुत लंबा है, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि अगर जैसे बालक है, वृद्ध है या प्रेग्नेंट जो हमारी महिलाएं हैं, वो इतना लंबे समय तक बिना पानी के और बिना खाने के तो रह नहीं सकती है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि पीने के पानी के अंदर या खाने की जो भी हमारी वस्तुएं हैं उसमें आप तुलसी दल रखिए, जिससे कि वो जो ग्रहण की दूषित जो किरणें हैं उनसे वो हमारे खाने की चीजों का बचाव करेंगी। वैसे जितने भी खाने पीने की जो चीजें हैं, उसके साथ ही साथ में बाकी की जो वस्तुएं हैं, उसके अंदर कुशा, जो कि बहुत पवित्र मानी जाती है, कुशा को हम रख सकते हैं। और ग्रहण के बाद में वो कुशा निकाल करके हम जल प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये भी एक शुद्धि का कारण हुआ। उसके साथ ही साथ में करना क्या है ग्रहण काल के दौरान। देखिए, ग्रहण काल के दौरान पहले आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद में
एक बात बिल्कुल क्लियर है, किसी को भी ये ग्रहण देखना नहीं है। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत प्रचारित हुआ है कि ब्लड मून है, तो एक कौतूहल सा होता है, और स्पेशली आज का जो युवा वर्ग है जो इन चीजों को नहीं मानता है, तो मैं उनसे ये बोलूंगा कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जान लेनी चाहिए, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मान लेनी चाहिए। तो बड़े बुजुर्ग अगर आपको एडवाइस कर रहे हैं तो वो बातें आपको माननी ही चाहिए। इसका एक साइंटिफिक भी कारण है, अगर मैं वो बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। वो कभी किसी अन्य समय हम इसका जो है विश्लेषण करेंगे। लेकिन ग्रहण में आपको सबसे पहले नहाने के बाद में स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनने हैं। आपका अगर कोई आसन है तो उस आसन पे आप पृथ्वी पे बैठिए, कोशिश करिए। अगर आप पृथ्वी पे नहीं बैठ सकते हैं तो आप अपने आसन के ऊपर एक ऊनी वस्त्र बिछा करके, जो भी शॉल या कंबल वगैरह है धुली हुई, उसको बिछा करके आप सोफे पे भी बैठ करके, अगर आपके घुटनों में दर्द है, आपकी आयु ज्यादा है, तो उस पर भी बैठ करके आप मंत्र जाप कर सकते हैं। देखिए, ग्रहण के अंदर ये माना गया है कि दान और मंत्र जाप वो कई सौ गुना बढ़कर के आपको उसका फल देते हैं। जैसे मंत्र की बात करें तो दो तरह के मंत्र हैं। एक गुरु प्रदत्त मंत्र जो गुरु ने आपको दिया है, उसका आप जाप कर सकते हैं। दूसरा है नाम जाप। तो हर किसी का गुरु नहीं होता है ना? तो मैं ये कहूंगा कि नाम जाप सबसे श्रेष्ठ है। जिस भगवान को भी आप मानते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनसे संबंधित आप नाम जाप कर सकते हैं। जैसे अगर आप राधा महारानी को मानते हैं तो आप राधा 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 करके जाप कर सकते हैं। युगल सरकार में आपकी आस्था है, जो होती ही है, तो आप राधे श्याम का जाप कर सकते हैं। भगवान राम का अगर आपको जाप करना है तो आप राम अपने आप में तारक मंत्र है, सिर्फ राम 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 का जाप कर सकते हैं। लेकिन संतों ने यह बताया है कि हम गृहस्थ हैं और हमें युगल सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि हम सीता राम का जाप करें। अगर आप भगवान शंकर को मानने वाले हैं तो सांब सदाशिव, मतलब माँ अम्बा से भगवान शंकर का हम जाप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि चंद्र ग्रहण है, अब चंद्र क्या है? चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा संसार में जितना भी जल है उसका कारक है। यानी जितने भी समुद्र हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी जो 70% जो जल ही है। इसलिए चंद्रमा माँ, ममता, मन, इमेजिनेशन, सेंटिमेंट्स, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, स्पेशली चंद्र ग्रहण के अंदर जिनका भी चंद्रमा, जैसे वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, कर्क राशि के तो अधिपति चंद्रमा है। साथ ही चंद्रमा अगर हमारा दूषित है, कैसे? जैसे कि राहु के साथ में है, जैसे कि चंद्रमा जो है वो सूर्य के साथ में है, केतु के साथ में है, शनिदेव के साथ में है, तो वो चंद्रमा हम अच्छा नहीं मानते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, जो कि चंद्रमा जिनका खराब है, उनका मानसिक जो जिसे मेंटल हेल्थ बोलते हैं, उस पर काफी प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसे समय के अंदर अगर हम आध्यात्मिक चिंतन यानी मेडिटेशन करेंगे या मंत्र जाप करेंगे, और अगर मंत्र जाप नहीं करते, जैसे आपको हनुमान चालीसा ही याद है, तो अगर वो आप स्तोत्र पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा या कोई भी आप स्तोत्र का पाठ करेंगे, तो ग्रहण काल के दौरान वो मंत्र, वो स्तोत्र और वो चालीसा जो भी आप करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, और उसकी जो क्षमता है, उसका जो आपको सुप्रभाव है, वो कई सौ गुना ज्यादा मिलेगा। बात कर रहे थे चंद्रमा के प्रभाव की, तो देखिए, चंद्रमा, जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रमा अगर कमजोर है तो निश्चित रूप से वो हमारी मानसिक स्थिति के ऊपर प्रभाव डालेगा। तो जब भी चंद्र ग्रहण होता है, वहां पे सबसे ज्यादा हम मानसिक रूप से जो है वो अव्यवस्थित हो जाएंगे। तो आपको, जब आप मंत्र सिद्धि करते हैं, मंत्र चैंट करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं या भगवान का नामस्मरण करते हैं, तो वो दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। और हमें क्या नहीं करना चाहिए? इस दौरान हमें टॉयलेट यूज नहीं करना चाहिए, अर्थात वॉशरूम में हमें नहीं जाना। मलमूत्र का त्याग इसमें सर्वथा वर्जित है। साथ ही साथ में आपको सोना नहीं है। आपको, मैंने जैसा कि बताया, मंत्र जाप करना है, या आप मंत्र जाप
कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्तोत्र पाठ सुन सकते हैं, तो आप सुन लीजिए। अगर आपको नहीं भी आता है, आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना है, भगवान की चित्रों को स्पर्श नहीं करना है, मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है। हाँ, किताब के बारे में यह है कि जो स्तोत्र की किताबें हैं वो आप गंगा जल का छींटा पहले ही मार करके रख दें नहाने से पहले, वो आप उसको पढ़ सकते हैं। आपकी जो रेगुलर माला है उस पे आप जाप कर सकते हैं। आजकल तो काउंटर्स भी आ गए हैं, आप उनको लेकर भी जाप कर सकते हैं। जब ग्रहण का समापन होगा, ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का ग्रहण है क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो 1:27 के बाद में आप वापस से आपको स्नान करना है, और स्नान करने के बाद में आपको नवीन वस्त्र यानी दूसरे धुले हुए वस्त्र पहनने हैं। फिर आपको जो चंद्रमा ग्रहण से मुक्त हो गए हैं उनके दर्शन करना है। और कुछ शास्त्रों में ये भी है कि आप चांदी के एक पात्र में, जैसे चांदी के गिलास में या चांदी की लुटिया के अंदर, आप थोड़ा सा गंगा जल मिला के पानी के अंदर, उसमें थोड़ा चंदन मिला करके, उसमें थोड़ा चावल डाल करके और श्वेत पुष्प यानी सफेद रंग का पुष्प आप डाल करके और भगवान चंद्रमा को अर्घ्य दे, है ना। तो उससे भी आपको जो चंद्रमा के ग्रहण के दुष्प्रभाव है उसको निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ सतनजा का जो दान है चंद्र ग्रहण के दौरान आप बाहर रख सकते हैं। अपने पहने हुए जो वस्त्र हैं वो रख सकते हैं और सुबह गरीब व्यक्तियों में वो वितरित कर सकते हैं। स्नान के बाद में आप चंद्रमा की जो वस्तुएं हैं, जो शुभ वस्तुएं हैं, जैसे चावल है, जैसे घी है, जैसे दुग्ध है, खीर है, इन सब का भी आप सुबह दान कर सकते हैं, जो शुभ दान है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ग्रहण हो रहा है इसका जो असर है वो हमें वैश्विक स्तर पे देखने को मिलेगा, कितना मिलेगा, साथ ही साथ में भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें इसका क्या असर, व्यापक असर देखने को मिलेगा। तो देखिए, चंद्रमा के चंद्र ग्रहण का प्रभाव कहते हैं 2 से 3 महीने पहले ही पड़ना शुरू हो जाता है। अब चंद्रमा जो है वो मैंने आपको बताया कि जल का कारक है, तो जो इस समय आप अतिवृष्टि देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर इस बार इतनी जबरदस्त जल प्रलय हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये चंद्र ग्रहण भी है। साथ ही साथ में चूंकि ये मंगल का साल भी है, हिंदुस्तान के आने वाले, मैं आपको बताऊं एक विशेष बात है जो आपको बहुत कम जगह सुनाई पड़ी होगी कि मात्र 3 दिन के बाद में भारत की महादशा का भी परिवर्तन होने वाला है। यानी चंद्रमा की 10 साल की महादशा के बाद में भारत जो देश जब स्वतंत्र हुआ था तो रात के 12 बजे जो कुंडली बनी थी, जो वृषभ लग्न की कुंडली है, उसके अंदर मंगल की महादशा जो है वो स्टार्ट होने वाली है। और मंगल द्वादश भाव का और सप्तम भाव का मालिक है, तो एक तरीके से मारक भी बनता है। तो इसका भी हमें दूरगामी दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ शुभ प्रभाव भी अवश्य हैं जो देखने को मिलेगा। जो हमारी गवर्नमेंट है जो इस समय सत्ता के अंदर है, तो उसमें भी काफी बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसका मतलब जब जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होते हैं तो इतना तो तय है कि जल प्रलय जो अभी जारी है और आगे भी हमें देखने को मिलने वाली है। भूकंप जो है वो हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और मेरे हिसाब से तो 15-20 दिन के अंदर भी, 1 महीने के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो सितंबर का महीना है ये भी थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि भारी है, क्योंकि इसमें भी 4 ग्रह एक साथ बदल रहे हैं। जैसे सूर्य है, मंगल है, शुक्र है और बुध है, ये लगातार 14, 15, 16, 17 तारीख को के आसपास में बदलने वाले हैं। तो इसका भी आपको व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। ये ग्रहण कुंभ राशि के अंदर हो रहा है, तो कुंभ राशि के अंदर और सिंह राशि के अंदर और कर्क राशि के अंदर विशेष दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जिसकी हम डिटेल में जब हम राशियों के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन रोहिणी, हस्ता और शतभिषा नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र, इनके जातकों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। ग्रहण की जो शुरुआत हो रही है वो शतभिषा नक्षत्र से होते हुए, आखिरी चरण से होते हुए पूर्व भाद्रपद यानी कि जो मीन राशि का नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है, उसके पहले चरण में जाके समापन होगा। तो कुंभ राशि और मीन राशि, इस पे भी व्यापक असर
हमें देखने को मिलेगा। ऑलरेडी ये दोनों राशियां साढ़े साथी के अंदर भी हैं। तो इन कुंभ राशि के जातक, कर्क राशि के जातक और उसके साथ ही साथ में वृश्चिक राशि के जातक और मीन राशि के जातकों को भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं बताऊंगा कि जो जियोपॉलिटिकल जो इफेक्ट है वो क्या पड़ेगा। तो अभी भी आपने देखा कि जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो टैरिफ वार जो भारत पे थोपा है, बहुत सारी कंट्रियों पे जो टैरिफ वार उन्होंने थोपा है, उसका दुष्प्रभाव डोनाल्ड ट्रंप को बहुत देखने को पड़ेगा। क्योंकि सुनने में ये आया जब उनका जन्म हुआ था उस दिन ग्रहण था। तो जो भी व्यक्ति ग्रहण में जन्मते हैं उनकी थोड़ी सी मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ी अच्छी नहीं होती। फिकल माइंडेड ऐसे लोग होते हैं कि पल में तोला पल में माशा, जो कि आप उनके जितने भी स्टेटमेंट है, जिस तरीके से वो बोलते हैं, फिर अगले दिन अपने स्टेटमेंट से मुकर जाते हैं। तो इस तरह की बातें देखने को मिलेगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस समय जो परिस्थितियां पिछले 20, 25, 30 सालों से वैश्विक स्तर पे चल रही है वो अब स्थितियां बदलने वाली है। तो एक नया राजनीतिक इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक परिदृश्य हमें देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जैसा कि अभी हमने देखा कि रशिया, चाइना और भारत, नॉर्मली चाइना और भारत का इतना ज्यादा लगाव नहीं होता, लेकिन कई बार सिचुएशनशिप जिसे हम बोलते हैं ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं। तो एक ऐसी जियो पॉलिटिकल पावर हमें देखने को मिलेगी, चाहे वो ब्रिक्स देशों का एक यूनियन हो, जिसके अंदर जो अभी तक पावरफुल थे, जैसे कि हम बोलेंगे अमेरिका है या यूरोप के कुछ देश है या जर्मन कंट्रियां जैसे जर्मन है, तो वो जो कंट्री जो अभी तक प्रतिनिधित्व करती थी संपूर्ण विश्व को, धीरे धीरे चीजें उनके हाथ से हमें निकलती दिखेगी। डॉलर के बारे में भी बता दूं, डॉलर भी धीरे धीरे उसका भी जो प्रभाव है वो कम होता जाएगा। भारत एक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आने वाले 4-5 साल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जहां तक भारतीय राजनीति की बात करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि है। साथ ही साथ के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें भी वृश्चिक राशि का रोल है। आरएसएस की राशि के अंदर भी वृश्चिक राशि का या लगन का एक रोल हमें देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से उन पे इसका इफेक्ट और इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि वर्षांत के अंदर जब वर्ष खत्म होगा उसके आसपास में जो हमारा मंत्रिमंडल है उसके अंदर हमें व्यापक चेंजेस देखने को मिलेंगे। मोदी जी भी, जो कि उनकी कुंडली में मंगल दशा जो खत्म हो रही है कुछ लोगों के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से मई 27 के आसपास में, और कुछ कुंडली के अंदर क्योंकि टाइम वेरिएशन होता है, इतना इफेक्ट परफेक्ट टाइम नहीं होता है, उसके हिसाब से जो है मई 28 के आसपास में, उसमें ऐसा लगता है कि मोदी जी या तो सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर के और अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसकी ओर चले जाएंगे, या फिर वो एक निर्णायक भूमिका के अंदर भारत के आगामी राष्ट्रपति बनेंगे। पर इतना तय है कि वो प्रधानमंत्री के रूप में अगला चुनाव लड़ने वाले नहीं है। अगर बात करूं भारत के किस हिस्से में इस ग्रहण का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, तो देखिए वेस्ट बंगाल निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ में जितने भी हमारे पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हैं, चाहे वो हिमाचल के हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हैं, और असम से जुड़े हुई जो जगह है वहां पे इनफैक्ट उड़ीसा के अंदर भी मैं बोलूंगा इसका व्यापक प्रभाव या दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में जो आगामी चुनाव हो रहे विधानसभा के बिहार में, उसमें भी बहुत व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी ग्रहण होता है तो जो जनमानस है उसकी, जो मैंने बताया कि चंद्रमा मन का कारक है, तो उसकी सोचने की जो दिशा और दशा बदल जाती है और वो एकदम से अपनी सोच से पलट जाकर के और वोटिंग करते हैं। इतना तो तय है कि नीतीश जी आने वाले समय में मेरे को सीएम बनते दिखाई नहीं दे रहे हैं, और तेजस्वी यादव है, उनकी कुंडली में चूंकि राजयोग है इसलिए वो 1-2 बार सीएम बने भी हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही टफ एक फाइट देखने को मिलेगी, जिसके अंदर अगर बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है
तो बहुत जोड़ तोड़ के साथ में इस बार समीकरण बदलेंगे। लेकिन मैं ये बोलूंगा कांटे की टक्कर है, और तेजस्वी यादव भी अगर अगर सीएम बन जाए तो कोई हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके 2-3 महीने के बाद में शायद जनवरी फरवरी में जो चुनाव होने वाले हैं पश्चिमी बंगाल में, जहां पे अभी ममता बनर्जी सीएम है, उनके बारे में बता दूं मैं कि उनकी महादशा बदल दी है। वो निश्चित रूप से आगामी सीएम बंगाल की नहीं होने वाली है, और वहां पे बीजेपी निश्चित रूप से बहुमत में आएगी और बीजेपी का सीएम बनेगा। ये मैं आज आपको एक प्रेडिक्शन देने जा रहा हूं। साथ ही साथ में एक बात और भी है कि ये मंगल की महादशा पूरा परिदृश्य भारत का बदल देगी। वो कैसे? हालांकि हम कृषि प्रधान देश हैं, लेकिन चूंकि मंगल जो है वो एक वॉरियर है, देवताओं के सेनापति भी है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आयुध यानी जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उस पे हमारा गवर्नमेंट का बजट काफी जाएगा। और जिस तरीके की आजकल जो वॉर है वो एडवांस हो गई है, पारंपरिक तरीकों से ना लड़ करके अलग तरीके से लड़ी जा रही है, काफी पैसा हमारी गवर्नमेंट है वो आने वाली एडवांस डिफेंस मैकेनिज्म पे खर्च करने वाली है। आपको एडवांस ड्रोन देखने को मिलेंगे, एडवांस आपको मिसाइल सिस्टम देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ में एक बात और है कि हम जो सेमीकंडक्टर चिप्स सेमीकंडक्टर्स हैं, जो चिप्स हैं, इनके प्लांट भारत में लगेंगे। और आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, लेकिन हो सकता है कि वो भारत जो कभी आयुध के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में किसी तीसरे दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था, वो खुद अस्त्र शस्त्रों का जो है वो एक्सपोर्ट करेगा, यानी निर्यात करेगा। तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात है। इस पे जो डीप स्पेस के अंदर भी काफी उन्नति देखने को मिलने वाली है, क्योंकि राहु जो है, अभी क्या हो रहा है, सिंह राशि में सूर्य के साथ में राहु है, और यहाँ पे चंद्रमा के साथ में कुंभ राशि में, माफ करिएगा, चंद्रमा के साथ में कुंभ राशि के अंदर जो है उपस्थिति राहु की है, और उधर जो है सिंह राशि के अंदर सूर्य केतु का है। तो ये जो राहु और ये जो केतु का जो एक ब्लेंड बनता है, ये सोशल मीडिया का जो है भी और जो नहीं भी है, तो सोशल मीडिया में काफी अफवाहें देखने को मिलेगी। एक बात और मैं आपको बताऊं कि गुरुदेव जो हैं वो अभी मिथुन राशि को छोड़ करके, एक बात मैं और अभी आपको बताऊं कि गुरुदेव 18 अक्टूबर से मिथुन राशि को छोड़ करके अतिचारी हो रहे हैं, यानी एडवांस मोशन में जा रहे हैं। वो जा रहे हैं अपनी उच्च कर्क की राशि के अंदर। तो देखिए, गुरु जब भी अतिचारी होते हैं शुभ नहीं माना गया है। धार्मिक उन्माद यानी कम्युनल वायलेंस जो होती है वो देखने को मिलेगी। और मेरे को ऐसा लगता है कि फरवरी 2026 से लेकर के फरवरी 2027 के बीच में ये काफी जगह हमें इस तरह की घटनाएं देश के अलग अलग जगह देखने को मिल सकती है। बंगाल, उसके साथ में कुछ यूपी में कुछ जगह ऐसी है जहां पे इस तरह के हमें रायट्स देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ में एक बात और भी है कि जो अफवाहें हैं वो बहुत बढ़ चढ़ करके होगी, इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको आप इग्नोर करें। टेररिस्ट अटैक जो है मई जून के महीने में 2026 में मेरे को कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, और वो शायद हम नहीं बचा पाएंगे, और उसके बाद में कम्युनल राइट्स भी हो सकते हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना है। कुल मिला के 2026 से लेकर के 2029 तक का जो एक पीरियड है वो काफी ज्यादा चेंजेस करने वाला पीरियड रहेगा। 2029 से 2030 के बीच में हमें दुतरफा अटैक यानी दो तरफ से अटैक हमारे ऊपर हो सकता है। पाकिस्तान की ओर से अटैक हो, और साथ ही साथ में चाइना भी कहीं ना कहीं पे हमें थ्रेट दे। तो चाइना पे भी इतना विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत के लिए ये काफी एक चैलेंजिंग स्थिति देखने को मिलेगी। भारत की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव जो अभी सत्ता के अंदर बीजेपी है
उसमें भी देखने को मिलेगा, जो मैं आपको बता ही चुका हूं। साथ ही साथ में विश्व की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो पहले बहुत बड़ी शक्तियां थी उनका ह्रास भी होने लगेगा। लेकिन ये बात तय है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के सबसे कमजोर राष्ट्रपति के रूप में जाना जाएगा। ये मेरा अपने चैनल से एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी मैं करने जा रहा हूं, और इसका बहुत दूरगामी दुष्प्रभाव अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। वो हमेशा एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में याद किए जाएंगे जिन्होंने विश्व के सबसे बड़ी पावरफुल इकोनॉमी और सबसे बड़े देश के ना केवल विभाजन के कारण बन सकते हैं, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था को डुबोने वाले भी व्यक्ति के रूप में या राष्ट्रपति के रूप में उनको याद किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि 12 राशियों पे इसका क्या इंपैक्ट और इफेक्ट रहेगा। देखिए, नॉर्मली ग्रहण जो है वो हमेशा वैश्विक स्तर पे ज्यादा उनका रोल रहता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी की राशि के बारे में तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जन्म कुंडली होती है, और उस व्यक्ति की जो व्यक्तिगत कुंडली है उसके अंदर उसकी महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, लग्नेश की स्थिति, पंचम भाव की, पंचमेश की स्थिति और भाग्य भाव की और 12 भाव के जितने भी प्लानेट है उनकी स्थिति, बलाबल और लग्नेश पे बाकी ग्रहों की दृष्टि, ऐसे ही संतानेश या पंचमेश पे बाकी ग्रहों की दृष्टि, 2 या 3 प्लैनेट साथ में बैठे हैं तो उनका कॉम्बिनेशन, उनकी दृष्टि संबंध क्या हो रही है, तो बहुत सारी बातें। उसके अलावा जो आपके जितने भी डिविजनल चार्ट हैं, जैसे कि आपकी चंद्र कुंडली है, जैसे कि आपकी नवमांश कुंडली है, आपकी होरा है, दशमांश है, और भी बहुत सारे चार्ट, उन सबको देख करके एक प्रिडिक्शन निकाली जाती है जो हम राशिफल वगैरह बताते हैं। एक तो ये जान लीजिए ये चंद्र कुंडली पे आधारित होते हैं, और जो आप जोडिएक साइन जो पढ़ते हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ से होता है वो पाश्चात्य हमारी जो वेस्टर्न कल्चर है उससे प्रभावित होती है, तो इनका इफेक्ट 15-20% से ज्यादा नहीं पड़ता है। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि जो आपने भविष्य सुना है वो इतना एक्यूरेट नहीं है। वो एक्यूरेट इसीलिए नहीं है क्योंकि आपकी अगर महादशा खराब चल रही है, प्रत्यंतर दशा खराब चल रही है, साढ़े साथी भी चल रही है, साथ में ग्रहण का भी प्रभाव है, तो वो शुभ प्रभाव उतने बढ़िया नहीं आएंगे। जैसे मकर राशि अभी शनि के साढ़े साथी से मुक्त हुई, लेकिन उसको अच्छा इफेक्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि शनि देव के अलावा आपका राहु भी खराब है, आपका केतु भी खराब है, और बाकी भी प्लैनेटरी पोजिशन बढ़िया नहीं है। लेकिन अगर यही मकर राशि में अगर आपके लग्नेश की दशा अच्छी चल रही है, या आपकी पंचमेश की दशा अच्छी है, या आपके नवम भाव के प्लैनेट की या एकादश भाव की दशा अच्छी चल रही है, कुंडली में वो ग्रह अच्छे बैठे हैं, उनके ऊपर शुभ दृष्टि पड़ रही है, मित्र ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित रूप से आपको प्रभाव अच्छा मिलेगा, क्योंकि महादशा का फल ज्यादा मिलता है। तो आप इस बात को भी आज मेरे इस चैनल के माध्यम से इस इंफॉर्मेशन के द्वारा समझने की कोशिश करिए। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे, वो करेंगे मेष राशि की। तो देखिए, मेष राशि सौर मंडल की पहली राशि है, और मेष राशि पे शनि की अभी 29 मई को ही शनि की पहली फेज की ढैया चल रही है। तो शनिदेव तो निश्चित रूप से आपके लिए इतने बढ़िया नहीं है। अगर बात करूं गुरुदेव की तो वो भी तृतीय भाव में इतने बढ़िया नहीं है, लेकिन एक प्लैनेट जो है वो 18 महीने के लिए आपके बढ़िया है, जिसमें से 3-4 महीने निकल भी गए हैं, और उनका नाम है राहु। और राहु आपके आय भाव में बैठ करके आपकी आमदनी के स्रोत में किसी भी तरह की कोई कमी करने वाली नहीं है, तो इनकम आपको देखने को मिलेगी। अगर ग्रहण की बात करें तो देखिए क्या है, ग्रहण से आपके एकादश भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है, और एकादश भाव होता है हाउस ऑफ इनकम का, तो निश्चित रूप से आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने वाली है। बल्कि मैं ये भी कहूं, मेरे को ऐसा लगता है कोई लग्जूरियस कार जो आपके प्लानिंग में नहीं है वो भी आप लेने वाले हो। करियर में सुप्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आप जॉब में हैं तो निश्चित रूप से आपके तरक्की होने के चांसेस है। रुके हुए जितने भी काम अभी तक आपके अटके हुए थे वो काम भी आपके होने वाले हैं। जीवन में एक सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी आप अनुभव करेंगे, और गुरु के चौथे घर में जैसा कि अभी गुरु अतिचारी होंगे, तो आप ये मानिए 18 अक्टूबर के बाद में हो सकता है कि आप या तो घर में नए घर में जाएं,
या आप घर में कोई रेनोवेशन कराएं, या आप कोई नया वाहन ले आने वाले 5-7 महीने में, या अगर आप जॉब में है तो प्रमोशन के साथ में आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों का प्रमोशन निश्चित रूप से होगा, और जैसा कि मैंने बताया कि आपको ऐसी जगह जाना पड़ सकता है जो शायद आपको कम पसंद आए, लेकिन आने वाले समय के ऐसे दूरगामी प्रभाव होंगे, आने वाले समय में ये आपके लिए बढ़िया ही रहेगा। बात करेंगे सौर मंडल की दूसरी राशि वृषभ राशि, अधिपति देव इसके शुक्र हैं। तो देखिए वैसे तो मैं ये बोलूंगा कि 29 मई से, मार्च से, जब से शनिदेव चेंज हुए हैं, आपके लिए तो भगवान ने हर तरीके से आपको धन दृष्टि या सुप्रभाव ही आपको दे रहे हैं। क्योंकि देखिए आपके शनिदेव बढ़िया हैं, आपके गुरुदेव भी बढ़िया है ना, और राहु का भी आपका संचरण बढ़िया है। तो देखिए आपको तो अच्छे प्रभाव मिल ही रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो जैसा कि मैंने कहा दशा महादशा और उनके मालिक की स्थिति खराब है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर वो खराब भी हैं फिर भी आपको 15-20% तो अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं। और इन्हीं सुप्रभाव में थोड़ा सा ये ग्रहण बढ़ोतरी करने वाला है। कैसे कि वैसे तो वृषभ राशि के लिए ये पूरा साल ही अच्छा है, आगे भी आपको आने वाले 1-1.5 साल का समय, क्योंकि शनिदेव जो है वो अभी और 2 साल आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं, तो वो आपके लिए अच्छा ही प्रभाव देंगे। लेकिन अगर ग्रहण का प्रभाव करूं तो आपके 10वें घर के अंदर इसका प्रभाव जा रहा है, और 10वां घर होता है आपके कारोबार के, आपका पिता का, और जहां पे आपका नौकरी व्यवसाय है। तो 10वें भाव में पड़ने वाला ये प्रभाव स्थान परिवर्तन आपका प्रमोशन के साथ में करवाएगा, जैसा कि मैंने मेष राशि के लिए भी बोला था। पर आपका जो परिवर्तन है वो आप जहां पे चाहेंगे, कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप अपने घर से दूर हैं, हस्बैंड कहीं और जॉब कर रहे हैं, जनरली गवर्नमेंट जॉब में ये बहुत होता है, तो अब हो सकता है कि आप दोनों एक साथ रहने लग जाएं। तो आपका आपके मनपसंद जगह पे आपका ट्रांसफर भी प्रमोशन होने वाला है। आपको धन प्रतिष्ठा मान सम्मान और प्रसिद्धि निश्चित रूप से मिलेगी। अगर आप कलाकार हैं, अगर आप जो फिल्म वर्क से जुड़े हुए हैं, अगर आप सेलिब्रिटी हैं, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको प्रसिद्धि मिलने वाली है। आपको ऐसे कोई प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं जिससे कि आपका यश बढ़े। साथ ही साथ में जीवन में जो चल रहे अनावश्यक वाद विवाद है उनसे भी आपको अब मुक्ति मिलने वाली है। तो वृषभ राशि के जातक जो हैं वो आप खुश हो जाइए, और आप लकी हैं कि आपके लिए मैंने बढ़िया बोला है, ग्रहण का प्रभाव आपके लिए बढ़िया है। अब बात करेंगे सौर मंडल की तृतीय राशि जिसका नाम है मिथुन राशि। तो देखिए ये एक डुअल साइन है, आप सभी जानते ही हैं, और इनके अधिपति जो देव हैं वो हैं बुध, मरकरी, जो कि बैंकिंग को, बिजनेस को, कम्युनिकेशन को है, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए मिथुन राशि के लिए ये समय बहुत बढ़िया तो मैं नहीं बोलूंगा, बस बढ़िया एक ही चीज इनके साथ में हो रही है कि 18 अक्टूबर से इनका जो अतिचारी गुरु है वो इनके दूसरे घर में यानी धन भाव में जा रहा है, वाणी के घर में जा रहा है। तो हो सकता है कि अगर आप जॉब में है तो आपका बहुत दिनों से अटका हुआ जो आपका प्रमोशन है वो हो जाए आने वाले 45 दिनों के अंदर, यानी 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर के मध्य में। उसके बाद में वापस जो गुरु है वो अपनी मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो उसके बाद में संभावना मेरे को कम लग रही है। तो इस समय का आप सदुपयोग करें। साथ ही साथ में इसका परिणाम शुभ इसलिए भी नहीं है क्योंकि पिता और घर में पिता तुल्य जितने भी लोग हैं उनके स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित कर सकता है, आपके स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित कर सकता है। इसलिए आप मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। करियर में निश्चित रूप से ग्रोथ होने के जो चांसेज हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर के मध्य में है। उसके बाद में करियर से जुड़ी हुई चिंताएं आपको ग्रसित कर सकती है। जितने भी मिथुन राशि की गर्भवती महिलाएं हैं, यानी जो प्रेग्नेंट जो हमारी लेडीज हैं, उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर वो फैमिली वे में है तो अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय के रूप में अगर मैं बोलूं तो ओम नमः शिवाय का जाप या नमः शिवाय का जाप आप करें, और ग्रहण के अंदर जो मैंने सारी सावधानियां आपको बताई हैं, जो मंत्र साधना करने के लिए बोली है वो करें, लेकिन नियमित रूप से शिवलिंग पे आप जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, और हो सके तो श्वेत पुष्प भी आप चढ़ाइए। और पितृपक्ष के अंदर अपने जो पितरों का श्राद्ध और तर्पण एकदम
जो शास्त्रोक्त विधि से है, जो वैदिक विधि से है, वो आप करें। बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि देखिए जलीय राशि है, चंद्रमा इनके अधिपति देवता हैं, तो कर्क राशि के लिए निश्चित रूप से चूंकि चंद्र ग्रहण है तो खराब ही होगा। तो कर्क राशि वैसे भी अभी काफी समय से व्यथित ही चल रही है, क्योंकि शनिदेव की ढैया जरूर वो अष्टम ढैया से मुक्त हुए हैं, लेकिन जहां शनिदेव निकले हैं तो वहां पे अब अष्टम भाव में राहु आकर के बैठ गए हैं, और गुरु का भी कोई बहुत बढ़िया प्रभाव अभी उनको देखने को नहीं मिला है। लेकिन अतिचारी बृहस्पति जो 18 अक्टूबर से हो रहे हैं 5 दिसंबर के बीच में, उसमें चूंकि आपकी राशि में ही वो आ रहे हैं, तो थोड़ा सा तो मानसिक रूप से आपको 45 दिन के अंदर अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जो अभी आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो उसमें आपको और ध्यान रखना है। तो देखिए स्वास्थ्य, हेल्थ, करियर और जीवन में जितनी भी नेगेटिव जो चीजें हैं उनसे आपको बचना है। अब वो कैसे बचना है? अगर आपको छोटे मोटे कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो आप अपना प्रॉपर चेकअप कराइए। साथ ही आपको बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना है। अगर बात करूं कि आपको कहीं पे धन का निवेश करना है तो आप अभी वो भी 2-3 महीने ना करें। और कोई भी जोखिम बड़ा बड़ा फैसला कई बार हम जोश में आके ले लेते हैं ना, कि भाई पार्टनरशिप में व्यापार शुरू कर दिया, जॉब छोड़ दी, या हम अगर व्यापार कर रहे हैं तो एक नए व्यापार के अंदर पैसा लगा दिया। तो कोई भी जोखिम भरा निर्णय आप वो व्यक्तिगत रूप से या व्यावसायिक रूप से अभी आप ना करें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अभी 2-3 महीने के लिए अपने आप को कमिट करने से बचें। एक बात मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम्स क्यों होती है, क्योंकि आप इतने सेंसिटिव होते हैं और दोस्तों के दोस्त होते हैं, सबके दुख आपको अपने लगते हैं। लेकिन मैं अभी आपको बोलूंगा कि आप 3-4 महीने के लिए प्रैक्टिकल बनिए, और जितने भी कंट्रोवर्शियल मैटर है, क्योंकि हमारी कर्क राशि वालों की आदत होती है कि वो हमेशा अपने दोस्तों के खैर ख्वाह बन करके और उनकी सारी समस्याएं अपने ऊपर ले लेते हैं, और अंत में वो हमेशा बुराई के पात्र बनते हैं। तो अभी आपको कंट्रोवर्शियल मैटर में नहीं पड़ना है, अपने काम से काम और मतलब से मतलब रखिए। जल्दीबाजी में आपको हैस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं, बिग डिसीजंस आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। भगवान शिव की आपको, क्योंकि आपके जो आराध्य देव हैं वो भी शिव और हनुमान जी हैं, तो शिव और हनुमान जी की आप पूजा करें। बल्कि एक सभी को कॉमन उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप द्वितीया के चंद्र की आप पूजा करें। जो शुक्ल पक्ष में जो द्वितीया का चंद्र होता है वह भगवान शंकर, भगवान शिव चूंकि चंद्रमौली है अपने शीश पे धारण करते हैं। तो अगर आप द्वितीया के चंद्र दर्शन करके और भगवान नहाने के बाद में श्वेत वस्त्र पहन करके और एक चांदी के पात्र से उनको जल अर्घ्य देते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, थोड़ा गंगा जल मिला करके, जल के अंदर थोड़ा सा चंदन मिला करके, थोड़े से चावल डाल के, श्वेत पुष्प डाल के और ओम चंद्राय नमः कह के अगर उनको जल देते हैं और भगवान और चंद्रदेव का दर्शन करते हैं, तो निश्चित रूप से ये रेमेडी आपको बहुत फल देगी। अगर आपकी राशि कर्क है, अगर आपकी राशि वृश्चिक है, तो ये रेमेडी आपको ताउम्र करनी चाहिए, जिससे कि आपको कभी भी मानसिक स्वास्थ्य की, मेंटल हेल्थ के कोई इश्यूज आपको होंगे नहीं। ठीक है जी। अब बात करेंगे हम सौर मंडल की वो राशि जिसे कि हम राशियों को राजा बोलते हैं, यानी कि सिंह राशि। अब सिंह राशि की जो अधिपति जो ग्रह हैं वो सभी जानते हैं कि सौर मंडल जिनके चारों ओर चक्कर काटता है वो है सूर्यदेव। सूर्यदेव को भगवान ने गीता में सूर्य नारायण भी बोला है, और ये बात सत्य भी है, क्योंकि अगर सूर्य की किरणें ना हो तो हमारा होना या ना होना भी हो जाएगा, यानी हमारा जीवन ही नहीं होगा। तो सिंह राशि के लिए ये ग्रहण विशेष शुभ फलदायक नहीं है। सप्तम भाव में पड़ने वाला यह ग्रहण विशेष रूप से अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं तो अब आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनरशिप में दरारें आ जाएं, आपका जो मन है वो थोड़ा सा पार्टनरशिप से अब दूर होने लग जाए, क्योंकि अभी आपकी विचारधाराओं में जो है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होने लग जाएंगे। दूसरा, आपकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर भी थोड़ा सा तनाव देखने को मिल सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि आपका रिलेशन काम ना कर पाए। इसलिए मैंने बताया कि आपको अभी 2-3 महीने के लिए
अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश ना करें, किसी को गलत तो किसी को सही बताने की कोशिश ना करें। जैसा चल रहा है शांति से वैसा रिलेशन चलने दें। अगर आप यहाँ पे कुछ करेंगे तो रिलेशनशिप का अंत ही होगा, सुखद परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो आपके जीवन की पार्टनरशिप है। अब बात करेंगे कि व्यापार व्यवसाय में अगर कोई बड़ा निवेश आप कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बता दिया, अभी आप रुक जाएं, 3 महीने के लिए आप कोई निवेश अभी ना करें। उसके अलावा अष्टम ढैया आपको चल ही रही है, तो हेल्थ तो आपका एक सबसे बड़ा एरिया है जिस पे आपको ध्यान देना है। स्पेशली आपका जो स्टमक हेल्थ है उस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि काफी समय से व्यथित है, काफी समय से पीड़ित है। ये ग्रहण थोड़ी सी खुशखबरी आपके लिए लेकर के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे छठे भाव का आपका संयोग बन रहा है। छठा भाव जो है शत्रुहंता, रिपुहंता, रोगहंता और कोर्ट कचहरी में जितने भी लंबित मुकदमे आपके हैं वहां पे आपको विजय दिलाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कन्या राशि को मिक्स रिजल्ट ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे। रोग और शत्रुओं से ये मुक्ति दिलाने वाला मेरे को कहीं ना कहीं नजर आता है। हो सकता है काम में आपको दबाव झेलना पड़े, आपको ज्यादा काम करना पड़ सकता है, आपका वर्क प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, तो वर्क लाइफ में आपको बैलेंस करना है। और कोर्ट कचहरी के मामलों में निश्चित रूप से आपको विजय देखने को मिल सकती है। बात करेंगे सौरमंडल की 7वीं राशि, जो कि सारी राशियों के बीच में आती है, जिसे हम बैलेंसिंग राशि बोलते हैं, और वो है तुला राशि। अधिपति देव हैं इनके शुक्र देव, और तुला राशि के जातक आप सभी जानते ही हैं कि अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से दिखाने वाले होते हैं, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं, अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, बहुत सुंदर और जो फैशनेबल कपड़े हैं, लेटेस्ट फैशन के वो कपड़े पहनते हैं, उनकी वार्डरोब में वो सारे सुंदर सुंदर कपड़े होते हैं। उनको बहुत अच्छा एक सेंस होता है जिसे हम बोलते हैं फैशन सेंस। उसके साथ में अगर आप इनके घर में भी चले जाते हैं तो घर चाहे छोटा होगा लेकिन बहुत सुव्यवस्थित तरीके से होगा, साफ सफाई का ध्यान रखने वाले होते हैं, बातचीत के अंदर भी बहुत ही मृदुभाषी होते हैं। ज्यादातर ये आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, फिल्म वर्ल्ड में, मॉडलिंग के अंदर, सोशल मीडिया से जुड़े हुए और जितने भी कैमरे से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे जो है वो तुला राशि के जातकों के होते हैं। तुला राशि के लिए अगर मैं बात करूं तो अभी फिलहाल समय बढ़िया इनका चल रहा है, लेकिन ये ग्रहण इनके लिए एक ग्रहण लेकर के आ रहा है सुख सुविधाओं में। और वो कैसे लेकर के आएगा? सबसे पहले तो इनको अपने हेल्थ इश्यू का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा 3 महीने के लिए मेरे को समय इनका अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हेल्थ एक बड़ा कारण बन सकता है। करियर में अचानक से दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि अभी आपकी जॉब में है, आपके सीनियर्स के साथ में आपकी बहुत फाइन ट्यूनिंग चल रही है, तो यकायक कोई ऐसे इश्यू हो सकते हैं जिससे कि उनके और आपके बीच में जो इतने अच्छे रिलेशन थे कहीं ना कहीं पे ईगो प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो आपको उस बात का विशेष ध्यान देना है। कई बार क्या होता है कि जब हमारे सीनियर्स के साथ में हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं तो हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो देखिए बॉस बॉस ही होता है, चाहे वो आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो भी, और चाहे अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो भी आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, स्टोमक रिलेटेड इश्यूज मैंने आपको बताया वो होंगे ही। छोटी मोटी दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं। अब एक्सीडेंटों को देखो टाला जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो लेट नाइट आप अल्कोहल लेके यानी आप ड्रिंक कर करके और गाड़ी ना चलाएं, बच सकते हैं। यात्रा भी आप जबरदस्ती, मैं तो कहूंगा सितंबर में अगर कोई जरूरी काम हो तो मुहूर्त देख के ही यात्रा करें, यात्रा को टालने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप मार्केटिंग में है, अगर आप सेल्स में है तो यात्रा करनी पड़ती है, मना नहीं कर सकते हैं। ऐसे घर में कोई जरूरी काम आ गए तो भी यात्रा करनी होगी, तो ध्यान रखिए अमावस्या के दिन आपको यात्रा से बचना चाहिए। ऐसे ही आपका चंद्रमा अगर उस दिन चौथे घर में है या 8वें घर में है ना, तो उस टाइम पे भी आपको यात्राओं से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। तो उसके अलावा अभी थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट आप ना करें, स्पेशली भूमि
और वाहन में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। शेयर मार्केट भी आने वाले समय में अनस्टेबल ही दिख रहा है मेरे को, तो उसमें भी आप सोच समझ करके ही और धन का निवेश करें। बात करेंगे सौर मंडल की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। वैसे मंगल की राशि है, चंद्रमा के परम मित्र होते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की राशि भी वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि पे भी अभी 29 मार्च के आसपास में जब शनिदेव ने इनको ढैया मुक्त किया था, क्योंकि चौथी ढैया लगी हुई थी, उसके बावजूद भी कोई बहुत अच्छे प्रभाव हमें देखने को नहीं मिले हैं। क्योंकि बाकी राहु, केतु, बृहस्पति और शनिदेव की जो गोचर में स्थिति है वो कोई बहुत बढ़िया अभी नहीं है। ऊपर से चंद्रमा यहाँ नीच के होते हैं, और चूंकि चंद्र ग्रहण है तो वैसे ही वृश्चिक जाति के जो लोग हैं या जातक हैं बहुत हाईली सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा सा बहुत जल्दी ही नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रह करके अपने आप को दुखी कर लेते हैं। तो पहला काम तो इनको ये करना है सकारात्मक सोच। तो वृश्चिक राशि में स्पेशली वृश्चिक राशि के जातकों को ध्यान देने की जरूरत है कि नेगेटिव वातावरण से अपने आप को दूर रहे, सकारात्मक सोच रखे। और वो कैसे होगी? जब ग्रहण के समय में आप मंत्र साधना करेंगे, नाम जप करेंगे, गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करेंगे, स्तोत्र का पाठ करेंगे, और आपके लिए जीवन भर जो पूजा सर्वाधिक जरूरी है वो पूजा है भगवान के शिवलिंग की पूजा, यानी भगवान आशुतोष, भगवान शिव की पूजा। और वो आपको करनी है भगवान शंकर पे गंगा जल मिश्रित जल चढ़ा करके, साथ ही साथ में आपको कच्चा दूध अर्पण करके, उसके अलावा चावल चढ़ा करके, बिल्व पत्र चढ़ा करके, श्वेत पुष्प, अगर कमल का पुष्प आपको मिल जाए सोमवार के दिन तो वो श्रेष्ठतम माना गया है। उसके साथ साथ में पवित्र नदियों में स्नान करके, जैसे गंगा नदी में स्नान करके, जो गंगा जी है उनमें स्नान करिए, यमुना जी में आप स्नान कर सकते हैं, नर्मदा जी में आप स्नान कर सकते हैं, सरयू जी में आप स्नान कर सकते हैं, गोदावरी जी में आप स्नान कर सकते हैं, साउथ में कावेरी जी है वहां पे आप स्नान कर सकते हैं, कृष्णा जी में आप स्नान कर सकते हैं। क्योंकि हमारी ये जो पवित्र नदियां ये साक्षात देवियां हैं, ये हमारी मातृ शक्ति हैं, इसलिए आपको इनमें स्नान करना चाहिए। इससे आपको तुरंत सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद जरूरी है कि आप जो पवित्र नदियों में कम से कम 4 बार स्नान करें। उसके साथ में मैं आपको बता दूं कि आपको विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि मंगल आपके अधिपति देवता है, और मंगल के अधिपति देवता हैं वो हनुमान जी हैं। तो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, संकट मोचन का पाठ करें। हो सके तो साल में 8 बार हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। सिंदूर के चोले के अंदर सिंदूर, देसी घी, चमेली तेल का आप मिश्रण करिए, हनुमान जी को, पंडित जी को बोल दीजिए कोई भी मंदिर में, और हनुमान जी को उनका लेपन करें। उसके बाद में चांदी के वर्क चढ़ाएं, एक सिंदूर का जोड़ा उन्हें अर्पण करें, 1.25 मीटर लाल कपड़ा लंगोट के लिए वो आप साइड में रख सकते हैं, 5 तरह के फल का भोग लगाएं, लाल पुष्प की उनको माला पहनाएं। लाल गुलाब की माला नहीं तो आप बड़े गेंदे की माला भी हनुमान जी को प्रिय है, आप वो भी पहना सकते हैं। चंपा के फूलों, चमेली के फूलों की माला, या आप मोगरे के फूलों की माला भी हनुमान जी को प्रिय है, वो भी आप उनको पहना सकते हैं। चूरमे का देसी घी के, गाय के घी से बना हुआ चूरमा उनको प्रिय है, वो लगा सकते हैं। देसी घी के आप बूंदी का प्रसाद उनको लगा सकते हैं दक्षिणा दे करके। और आरती करने के बाद में ड्यूरिंग द टाइम जब ये सारा काम पंडित जी कर रहे होंगे तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सीताराम मंत्र का जाप कर सकते हैं। और फिर जब पंडित जी आरती कर लेंगे, आपको प्रसाद देंगे, तो उसके में आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि उनके चरणों का सिंदूर आप अपने माथे पे लगाइए, जिससे कि आपकी जो किस्मत में जो अवरोध आ रहा है, जो किसी भी तरह का दुष्प्रभाव ग्रहों का आ रहा है, वो निश्चित रूप से उसी वक्त खत्म हो जाएगा। तो ये साल में आप 8 बार कर सकते हैं। अब बात करेंगे ग्रहण के प्रभाव का। तो देखिए ये ग्रहण जो है वो बिल्कुल आपके लिए, जैसा कि मैंने बताया, कि बढ़िया नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको डिप्रेशन में आपको आने से बचना है। नेगेटिव, ऐसे लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उनका साथ आपको नहीं रहे, आप उनसे दूर ही रहें, वो आपके लिए बढ़िया। तो मैं तो ये भी कहूंगा कि आप नेगेटिव न्यूज भी ना सुने, नेगेटिव जो है पिक्चर भी नहीं देखें, आप कॉमेडी वाली पिक्चर, कॉमेडी शो ही देखें, वो आपके लिए श्रेष्ठतम है।
और फोर्थ हाउस में चूंकि ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा तो आपकी माता जी का स्वास्थ्य है उस पर विशेष ध्यान देना है। और वाहन का भी आपको चलाते वक्त ध्यान देना है। अगर आप 3-4 महीने वाहन नहीं खरीदेंगे तो मैं कहूंगा आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। वाहन के अंदर भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो वाहन का रेगुलर चेकअप कराइए। कई बार ऐसा हो सकता है कि ब्रेक फेल हो जाए, ब्रेक ना लगे हैं, या आपके वाहन में अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं और बीच में रास्ते में आपका वाहन खराब हो जाए तो वाहन का रेगुलर चेकअप कराते रहें। साथ ही साथ में कोई जबरदस्ती में तैश में आकर के, गुस्से में आकर के किसी किसी पे मुकदमे आप ना करें। मुकदमेबाजी से आप भी आपको बचने की सलाह दी जाती है। आपका कहीं पे पैसा आपने लोन दिया है तो वो पैसा फंस जाएगा, तो आपको उसकी रिकवरी का ध्यान देना है और साथ ही साथ में आपको लोन देने से भी बचना है। करियर में भी आपको रुकावटें देखने को मिलेगी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया गुरु अभी अतिचारी होंगे 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में, वहां पे एक आपका छोटा सा प्रमोशन का चांस फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं बनता नजर आ रहा है। हालांकि वो प्रमोशन वैसा नहीं होगा जैसा आप चाह रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से कुछ तो बढ़िया होएगा। हाँ, अगर आपकी दशाएं महादशाएं अगर ये आपकी बढ़िया है तो निश्चित रूप से ये जितने भी दुष्प्रभाव मैंने बताए हैं ये आपको छूते हुए निकल जाएंगे। तो ये हमें एक समझने की आवश्यकता है। बात करेंगे धनु राशि की, तो देखिए धनु राशि जो है वो अ, अभी उनकी प्लानिटरी पोजीशन अच्छी है। मात्र एक शनिदेव उनके जो हैं वो चतुर्थ घर के ढैया लगा करके बैठे हुए हैं, जो निश्चित रूप से घरेलू सुख के अंदर और माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि ये ग्रहण धनु राशि के लिए बहुत सारे मायनों में फलदायी है और बढ़िया है। तो कैसे फलदायी है? तो तीसरे भाव में इसका संचरण हो रहा है। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहन का और आपके साहस का। तो निश्चित रूप से जितने भी आपने जो एफर्ट करे हैं उसमें अब आपको सफलता मिलेगी। जो भी आपने भागदौड़ मेहनत करे हैं अब आपको उसका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। तो करियर में आपको विशेष फायदा होने वाला है। अगर आप व्यवसाय में हैं, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो अब आपको काफी मुनाफा होने वाला है। अगर आप जॉब में हैं तो निश्चित रूप से आप तरक्की करेंगे और आपको बड़ी पोस्ट ऑफर होएगी। निश्चित रूप से ट्रांसफर के साथ में होगी, जगह परिवर्तन होएगा। माता जी के स्वास्थ्य के लिए अभी भी आपको सजग रहना है। माता जी के छोटे मोटे ऑपरेशन हो सकते हैं, उसका भी आप ध्यान रखिएगा। हालांकि उनको ज्यादा तकलीफ नहीं है लेकिन ऑपरेशन होने की संभावना है। व्यापार व्यवसाय में नई संभावनाएं पैदा होंगी, नया कोलोब्रेशन आपका हो सकता है और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि देखने को मिलती है। स्थान परिवर्तन अवश्य होगा, वो टाला नहीं जाएगा, लेकिन वो भी आपके लिए दूरगामी शुभ प्रभाव देने वाला ही बनेगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि का। और मकर राशि चूंकि शनिदेव की राशि है और 7.5 साल की 7.5 से वो भी मार्च अप्रैल में मुक्त हुई है। लेकिन अब मकर राशि के जातकों को ये था कि भाई हमें ऑलराउंड सक्सेस मिलेगी और 2.5 साल का शनि उनको सक्सेसफुल कर भी रहा है। लेकिन जिनकी महादशाएं अच्छी नहीं है, अंतरदशाएं अच्छी नहीं है, उनको कोई बहुत ज्यादा अच्छे फर्क देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि गोचर में भी अभी इनकी गुरुदेव जो हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर मकर राशि के नहीं है। साथ ही राहु केतु की स्थिति भी बढ़िया नहीं है। पर शनिदेव चूंकि तृतीय भाव में है तो आप ये समझिए कि आपको अभी भी जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो काफी कम फेस कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपके शनिदेव बहुत बढ़िया बैठे हैं और ये शनिदेव अभी 2 साल तक आपके बहुत बढ़िया रहेंगे। लेकिन गुरु जो अतिचारी हो रहे हैं 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में, वहां पे आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। आपके जो शनिदेव हैं वो अभी दूसरे भाव में ये ग्रहण का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरा ग्रहण होता है धन भाव का और आपकी स्पीकिंग एबिलिटी का, यानी आपकी वाणी का भाव माना गया है। तो देखिए मैं सबसे पहले तो मकर राशि के जातकों को आगाह करूंगा कि आपको अपनी वार्तालाप पे, यानी आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण करना है। अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप व्यवसाय में हैं, अगर आप घर से बाहर भी हैं तो आप अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करें। और घर में तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपकी कही हुई बात कब किसी को कितना बुरी लग जाएगी और कब आप कंट्रोवर्सी में आ जाओगे। भले ही आपकी गलती ना हो, लेकिन निश्चित रूप से आपकी वाणी कंट्रोवर्सी को अट्रैक्ट करेगी, ये बात तय है। तो अपनी वाणी पे आपको काफी नियंत्रण करने की आवश्यकता है।
दूसरे भाव का प्रभाव आपको फाइनेंशियल लॉस करा सकता है, तो अभी आपको फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो सोच समझ के करनी है। निवेश से अभी आपको बचना पड़ेगा। वाणी का जैसे मैंने बता ही दिया, वाणी से आपको नुकसान हो सकता है, सोच समझ के आपको बोलना है। परिवार में विवाद और असंतोष हो सकता है, और पारिवारिक जनों के साथ में आपको मधुर आपको जो है व्यवहार बना करके रखना है। आपको अगर आपने लोन दिया है या लोन देने वाले हैं तो सतर्क हो जाइए, आपका पैसा जो है वो डूब सकता है। करियर में भी अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आपके वाणी के द्वारा आप कंट्रोवर्सी आप अट्रैक्ट कर लेंगे और आपको अपयश मिल जाएगा। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात करेंगे कुंभ राशि की, तो देखिए सबसे भली राशि है और सबका दुखड़ा सुनने वाली राशि है। समाज को जितने भी समाज सेवक दिए हैं इसी राशि ने दिए हैं, लेकिन कुंभ राशि पे ये ग्रहण हो रहा है। शतभिषा नक्षत्र के जो आखिरी चरण में ये ग्रहण हो रहा है। कुंभ राशि 5.5 साल से 7.5 से भी ग्रसित है। एक मात्र देर लेकर के बृहस्पति महाराज अभी मई में ठीक हुए थे, वो भी अच्छा प्रभाव देने में ज्यादा सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि इतनी तेजी से जो 12 महीने के अंदर जो बृहस्पति एक चरण पूरा करते हैं, वो अभी 8 महीने में उन्होंने पूरा कर लिया है और वो अभी एडवांस होने को जा रहे हैं। तो एकमात्र ग्रह हमारा बढ़िया था वो बृहस्पति था, वो भी अब अतिचारी होकर के हमारे लिए छठे घर में जा रहे हैं, जो शुभ नहीं है। तो कुल मिला के सबसे पहले तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। और वैसे भी कुंभ राशियों वालों का स्वास्थ्य जो है 1-1.5 महीने से बढ़िया चल नहीं रहा है, तो आपको विशेष रूप से सतर्क रहना है अपने स्वास्थ्य को लेकर के। जितने भी रिपोर्ट्स आपने करानी है वो आप करा लीजिए और निभ करके अपने लाइफस्टाइल को आप चेंज करिए, और योगा मेडिटेशन जो भी आपको करना है वो आप करिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके बार बार आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ में जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि आपकी राशि में ग्रहण हो रहा है तो मेजर प्लैनेट भी अभी हमारे सारे नेगेटिव ही चल रहे हैं। तो जैसा अभी चल रहा है करियर में चलने दीजिए, अति उत्साही होने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 महीने जो जैसा चल रहा है, जो जहां पे है वैसा चलने दीजिए। काम से काम और मतलब से मतलब हमें रखने की आवश्यकता है। गुरुदेव भी अभी जो है वो अच्छे नहीं हो रहे हैं, जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ, रिपु भाव में जा रहे हैं। तो अननेसेसरी कोर्ट केसेस में जाने से बचें और किसी से दुश्मनी भी ना लें। और सबसे पहले आप आने वाले 3 महीने में अपने और अपने परिवार का विशेष रूप से ध्यान रखिए, स्पेशली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वास्थ्य के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना ही है। अनावश्यक विवादों से आपको बचना है। करियर के में रिश्ते जो हैं वो जो है वो थोड़ा सा संतरास दे सकते हैं। प्रॉपर्टी में निवेश से भी अभी आपको बचना है। और बड़ा निर्णय जैसा कि मैंने बता दिया, बिग डिसीजन तो अभी हम 3-4 महीने लेने वाले हैं ही नहीं। आध्यात्मिक व धार्मिक रुचि अभी कुंभ राशि की एक अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा सा ये जो कॉम्बिनेशन राहु वाला हो रहा है, इसमें आपको आपकी जो अभिरुचि है वो धर्म के अंदर आध्यात्म में बढ़ने वाली है। और मैं कहूंगा कि 3-4 महीने आप यही अडॉप्ट करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो आपको ग्रहण के दुष्प्रभाव भी बचाएंगे, जो नेगेटिव ग्रह हैं उनके दुष्प्रभाव से भी आप बचेंगे, क्योंकि पूजा का एक बहुत ही विस्तृत रूप हमें देखने को मिलेगा। तो आप जितने भी दुष्प्रभावों से बच सकते हैं, तो वो आपकी पाठ, आपकी जो पूजा, आपकी जो आध्यात्मिक अभिरुचि में वृद्धि है, वो निश्चित रूप से आपको बचा सकती है। तो आप जो भी आपके आराध्य इष्ट देव का मंत्र है वो आप करें, नाम जप करें, और ग्रहों से संबंधित दान पूजन आप विशेष रूप से करें। तो कुंभ राशि के लिए यही इकलौती पॉजिटिव चीज है कि वो अपने आप को अध्यात्म और धर्म से जोड़ करके रखें और दान पुण्य में बिजी रखें। अब बात करेंगे सौर मंडल की आखिरी राशि, और वो राशि है हमारी मीन राशि। जलीय राशि है, बहुत ही स्वभाव से ही बहुत ही कोमल और बहुत ही करुणामय ये लोग होते हैं। अधिपति देवता जो है बृहस्पति हैं, क्योंकि ग्रहण इन्हीं के पूर्व भाद्रपद में जो है वो विश्राम भी ले रहा है, यानी समाप्ति हो रहा है। तो 7.5 का दूसरा चरण इनके ऊपर चल ही रहा है। 2.5 साल से भी कोई बहुत बढ़िया समय तो इनका था नहीं। तो इतना मैं बताऊंगा कि 12वें भाव में जो ग्रहण है तो खर्चा काफी कराने वाला है। शनिदेव का प्रकोप जारी है ही। तो पहली बात तो ये है कि आप स्थान परिवर्तन ना करें। अगर आपको कोई अच्छा ऑफर भी मिल रहा है तो मैं बोलूंगा अभी जहाँ पे हैं वहीं पे रहें। जॉब भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, व्यापार में भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। और लोन या कर्ज जो है वो आप बहुत सोच समझ करके लें, अदरवाइज
कर्ज का जाल है ऐसा है, उससे कोई भी बच नहीं पाया है और आप तो बिल्कुल नहीं बच पाओगे। इसलिए अनावश्यक खर्चे ना करने हैं, खर्चों में कटौती करिए और कोई भी बड़ा खर्चा करना है तो 5-7 महीने के लिए टाल दीजिए। और जरूरी हो तो ही आप जो ऑपरेशन यानी मेडिकल जितने भी आपकी प्लानिंग है, स्पेशली अगर आप कोई ऑपरेशन से जुड़ा हुआ डिसीजन ले रहे हैं तो अभी 2-3 महीने के लिए टाल दीजिए, ये समय आपके लिए शुभ नहीं है। यात्राएं भी आपको सोच विचार के करनी चाहिए। अति आवश्यक यात्राएं मुहूर्त देख करके करें, यानी कि जब आपका चंद्रमा चौथा नहीं है, 8वां नहीं है, 12वां नहीं है और तिथि और वार भी आप जो देखिए यात्राओं में हमें दिशा सूल का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आपको सारी तिथि वार चंद्रमा ये देख करके आपको यात्राएं करनी चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे को लगता है कि चीजें ठीक नहीं है। वैसे भी चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी के सबसे करीबी ग्रह है, तो उसका जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा पड़ता है। तो समुद्र के पास जितने भी शहर हैं वहां पे जो कोस्टल एरियाज है वहां पे इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वो जितनी भी सिटीज चंद्रमा से जुड़ी हुई है विश्व के अंदर भी और भारत में भी, उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे कि मैंने बताया कि समुद्री तूफान या साइक्लोन है वो काफी उत्पात मचा सकते हैं। तो भूकंप, जल प्रलय और शासन अध्यक्षों में टकराव ये हमें देखने को मिल सकता है। सभी के लिए मैं एक ही रेमेडी बता रहा हूं, क्योंकि चंद्रमा का जो अधिपति है वो भगवान शिव है, इसलिए आपको भगवान शंकर की अधिकाधिक पूजा करनी चाहिए। तो भगवान शिव की जो सबसे श्रेष्ठ पूजा है वो शिव रुद्राभिषेकम है। उसके साथ ही साथ में आप लघु रुद्र भी कर सकते हैं। अगर आप पूरी रुद्रिका का पाठ नहीं करा सकते हैं तो एक लघु रुद्र है जो जिसके अंदर 16 ऋचाएं हैं, उनका आप पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। भगवान शंकर पे जो है आप जल चढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैंने आप बताया। और कहते हैं ना कि भावे ही मेट सके त्रिपुरारी, अगर वो पूरी विधाता ने जो हमारा भाग्य लिखा है उसको भी मेट सकते हैं तो ग्रहण तो उनके लिए एक बहुत छोटी सी चीज है। और मरण काल और ग्रहण काल में जो पूजा करी जाती है वो सिद्ध हो जाती है और वही काम आती है। ऐसे ही मरण काल और ग्रहण काल में जो दान दिया जाता है वो अमर हो जाता है। तो ग्रहण काल में दान का, और अगर आप किसी पवित्र नदी के पास में रहते हैं तो स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। आप पवित्र सरोवर में, जैसे कुरुक्षेत्र में सरोवर हैं, ऐसे ही गंगा जी के अंदर, यमुना जी के अंदर पवित्र नदियों में आप स्नान कर सकते हैं ग्रहण के दौरान और उसके बाद में तर्पण कर सकते हैं। और साथ ही साथ चूंकि पितृपक्ष आने वाला है तो अत्यंत श्रद्धा के साथ में, देखिए श्राद्ध का मतलब ही वही है जो श्रद्धा के साथ में किया जाए, तो अपने पितरों का आप श्रद्धा के साथ में श्राद्ध तर्पण करिए। और निश्चित रूप से मैं यही कहूंगा कि ग्रहण को डरने की आवश्यकता नहीं है। स्पेशली चंद्र ग्रहण का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, 2-3 महीने के अंदर इनका दुष्प्रभाव भी खत्म हो जाता है। और अगर आपने ग्रहण देखा नहीं है, आपने सारी सावधानियां रखी हैं, आपने मंत्र जाप किया है, दान किया है, तो निश्चित रूप से ये ग्रहण आपको मात्र छूता हुआ निकल जाएगा। इसलिए डरे ना, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। और यही हमारा चैनल का उद्देश्य भी है कि आपको जितनी भी खगोलीय घटना है, जितनी भी ज्योतिषीय घटना है, उसे आपको बताएं, आपको सतर्क करें। और चूंकि आज की हमारी युवा पीढ़ी को इतना ज्यादा जानकारी नहीं है और जितने भी चैनल्स हैं उस पर आपको डराया जाता है या आपको भ्रमित किया जाता है, तो हमारे चैनल के थ्रू हमारी यही कोशिश रहती है कि जो वास्तविक जो स्थिति है वो क्या है और उससे हमें क्या इफेक्ट और इम्पैक्ट आ सकता है वो मालूम रहे और कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर करिए, जिससे कि इस ग्रहण के बारे में सबको फायदा मिले। बहुत जल्दी ही अतिचारी गुरु के बारे में भी हम आपसे मिलने वाले हैं और पितृपक्ष के बारे में भी हम वार्ता करने के लिए आपके सामने मिलने वाले हैं। जल्द मिलते हैं एक बार फिर आप सभी के साथ में।